मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इजी बहुत है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। क्यों? कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई बैंक का एग्ज़ाम हो या आप किसी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्ज़ाम्स, कोई से भी एग्ज़ाम के लिए हो, ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। कोई ना कहीं घुमा फिरा के पूछेंगे, कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जहां आपको सीआरआर और एसएलआर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ताकि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, बहुत ईजी टॉपिक है, ट्रस्ट कीजिए, बट थोड़ा अटेंटिव रहने की ज़रूरत पड़ेगी आपको थ्रू आउट द वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं कैश रिजर्व रेशियो। सो फ्रेंड्स, ये एक रिजर्व रेशियो है जो बैंक्स को मेंटेन करना होता है। ये इसकी हो गई सिंपलेस्ट डेफिनेशन। सो इट्स अ रेशियो दैट हैज़ टू बी मेंटेन बाय द बैंक। ठीक है, ये कौन इंस्ट्रक्ट करता है इनको कि आपको ये रिजर्व रेशियो मेंटेन करने पड़ेगा? आरबीआई इंस्ट्रक्ट करता है। किसको? कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, ओके। क्यों करना पड़ता है? ताकि लिक्विडिटी मेंटेन कर सकें और सॉल्वेंसी मेंटेन कर सकें। ठीक है, टू इंश्योर दीज टू थिंग्स, ये दोनों इंश्योर करने के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को बोलता है कि आपको एक रिजर्व रेशियो मेंटेन करना है और इसका नाम है कैश रिजर्व रेशियो। अब जो ये रिजर्व रेशियो है, ये किस अमाउंट का एक परसेंटेज या किस अमाउंट का एक हिस्सा होगा जो बैंक्स के पास नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ होती हैं। सो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो ये जो फिगर होता है, इसके बेसिस पे कमर्शियल बैंक्स को ये अमाउंट मेंटेन करना पड़ता है और ये अमाउंट बैंक्स को डेली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ता है। इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहाँ प्रोवाइड करे गए हैं? आरबीआई एक्ट 1934 में दिए गए हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको एक रिजर्व रेशियो मेंटेन करना है बाय द नेम ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब ये भी समझ लिया। अब किस फॉर्म में मेंटेन करना होता है? कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। और ये कहाँ मेंटेन करना होता है? क्या ये जो पैसे हैं ये बैंक्स अपने पास रखेंगे? नहीं, ये पैसा है बैंक को आरबीआई के पास मेंटेन करने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ कि मान लीजिए आज बैंक के पास 100 रुपये के नए डिपॉजिट्स आए। ठीक है, क्या ये बैंक 100 के 100 रुपये यूज़ कर सकती है नया लोन देने में या किसी भी और पर्पज़ के लिए? नहीं, उसमें से कुछ हिस्सा जो परसेंटेज आरबीआई ने बोला हुआ है, बैंक्स को मैंडेट किया हुआ है एज अ टू मेंटेन एज अ कैश रिजर्व रेशियो, वो अलग करेंगे और उसके बाद जो मनी बचेगा उसके बाद उसको वो लोन देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर कैश रिजर्व रेशियो 8% है तो 100 में से 8% क्या हुआ? 8 रुपये। 8 रुपये हटाए तो 92 रुपीज़ जो बैंक है वो एज अ लोन दे सकते हैं मार्केट में। तो ये तो हुआ हमारा कैश रिजर्व रेशियो। अब चलते हैं नेक्स्ट, लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा नहीं, सॉरी, उससे पहले हम एडवांटेजेस देखेंगे। इट इंश्योर्स द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बैंक्स। सॉल्वेंसी मेंटेन करने के लिए कि कल को कोई भी बैंक पे आपदा आए तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट ना लूज़ होए, डिपॉजिट होल्डर्स का ट्रस्ट ना जाए, इसमें से वो पैसे निकाल के डिपॉजिट होल्डर्स को कुछ मनी रिटर्न कर सकती है। हेल्प्स बैंक्स इन मेंटेनिंग लिक्विडिटी, तरलता मेंटेन करने के लिए। बाय दिस आरबीआई कंट्रोल्स द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी आइदर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एज द केस में भी। बहुत बार ये चीज़ मैं कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ कि आरबीआई कैसे मेंटेन करता है या रेगुलेट करता है लिक्विडिटी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इनको चेंज करके। कैसे, एक बार फिर समझा देती हूँ। मान लीजिए 100 रुपये के डिपॉजिट्स हैं। अगर आरबीआई चाहते हैं कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़े तो वो जो सीआरआर है उसको घटाएंगे या बढ़ाएंगे? डेफिनेटली घटा देंगे। जहाँ पहले 8% था उसको ये कर देंगे 6%। तो अब बैंक्स के पास पहले जहाँ 92 रुपीज़ बच रहे थे, अब कितने बचेंगे? 94 रुपीज़ बचेंगे मार्केट में देने के लिए। और यहीं अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, मनी सप्लाई टाइट करनी है इकनॉमी में, तो ये जो सीआरआर रेट है उसको बढ़ा देंगे। अगर पहले 8% था या 6% था तो उसको मान लीजिए 10% कर दिया। तो अब बैंक्स के पास कितने पैसे बचे देने के लिए? सिर्फ 90 रुपये बचे और वो 90 रुपये के ही लोन्स क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में। सो आरबीआई यूजेस दिस टू कंट्रोल द लिक्विडिटी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, इट इज़ द फास्ट वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस एज द अदर टूल्स टेक्स टाइम टू ट्रिकल डाउन द इफेक्ट।
हाँ बिल्कुल सही बात है, हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी आती है, उसका इफ़ेक्ट कस्टमर्स तक पहुँचे, उसका बेनिफिट कस्टमर्स उठा पाए। मान लीजिए कि अगर CRR रिड्यूस कर दिया गया है बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में, तो वो कैसे पहुँचेगा कस्टमर्स तक, क्योंकि जैसे ही ये कम होगा तो बैंक्स को कम CRR अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। कम CRR मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा कैश होगा, और वो ज़्यादा कैश कम इंटरेस्ट रेट पे बाहर मार्केट में लेंड कर पाएगी। तो ये तो होगा एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग CRR। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो CRR है वो RBI एक्ट के अंतर्गत मेंटेन करना पड़ता है, लिक्विडिटी रेशियो हमें मेंटेन करना होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत। ये RBI एक्ट के अंडर नहीं मेंटेन होगा, ये मेंटेन होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर। तो अब ये जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, क्या ये बैंक को RBI के पास रखवाना होता है या अपने पास? इसका आंसर है कि ये जो SLR है बैंक्स को अपने पास मेंटेन करना होता है, और ज़रूरी ही नहीं ये कैश में करें, कैश में, गोल्ड में, या अदर सिक्योरिटीज़ जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आती हैं उसमें मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन CRR में क्या था, कंपल्शन थी उसको कैश में मेंटेन करने की, बट SLR में कैश, गोल्ड या अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में इसको मेंटेन कर सकते हैं और अपने पास रखेंगे, RBI के पास डिपॉजिट कराने नहीं जाना। द गवर्नमेंट यूजेज द SLR टू रेगुलेट इन्फ्लेशन एंड फ्यूल ग्रोथ। वही जैसे CRR को रेगुलेट करके या चेंज करके RBI मनी सप्लाई को रेगुलेट करते थे, ऐसे ही SLR को घटा के और बढ़ा के ये लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। लाइक CRR, SLR इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द RBI. If the banks fail to maintain the required ratio, they are bound to pay the penalty to the central bank. भाई अगर नहीं कर पा रहे हो फुलफिल कंडीशन, पेनल्टी तो देनी पड़ेगी, और वो पेनल्टी क्या होगी? होगी बैंक रेट प्लस 3%। इस रेट से जितना, जैसे मान लीजिए कि उनको 95 रुपीज़ मेंटेन करने थे, लेकिन बैंक 94 ही मेंटेन कर पा रहा है, तो जो 1 रुपये है, यहाँ तो सिर्फ मैं आपको रुपए की बात कर रही हूँ, करोड़ों में रिजर्व रेशियोज मेंटेन होते हैं। तो मान लीजिए 1 करोड़ से शॉर्टफॉल हो रहा है, तो जो 1 करोड़ पे पेनल्टी देगी बैंक टू RBI, और वो रेट क्या होगा? बैंक रेट प्लस 3%। ये हो गया पेनल्टी चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे एडवांटेजेस हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के। सो वही सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक्स, भाई ऑलरेडी बैंक्स के पास रिजर्व में पैसे पड़े हैं, कल को कोई दिक्कत आई, लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, पैसे नहीं लौटा पा रहे, तो RBI इंस्ट्रक्ट करेगा कि इस मनी को यूज़ करें और डिपॉजिटर्स का पैसा उनको वापस करें। इट केप्स अ चेक ऑन एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट बाय बैंक्स। भाई अगर RBI नहीं चाहती कि लोन एक्सपेंशन या क्रेडिट एक्सपेंशन हो कंट्री में, तो वो क्या करेंगे? SLR का अमाउंट या रेट इंक्रीज़ कर देंगे, जिससे कम पैसा बचेगा बैंक्स के पास मार्केट में देने के लिए। नेक्स्ट, इट कंपेल्स बैंक्स टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लाइक बॉन्ड्स। भाई अब जो बैंक्स हैं उनके पास एक कंपल्शन बच जाती है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदें, जो कि एक बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन यहाँ पे क्या उन्होंने बोल ही दिया है कि या तो कैश मेंटेन करो, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जैसे स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो बैंक्स कहीं ना कहीं बाउंड हो जाते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है, एंड डेफिनेटली जो ये बैंक्स होते हैं इनको भी इनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। एक डिफरेंस फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि अभी हम पूरा डिफरेंस पढ़ेंगे, चलिए मैं आपको तभी बताऊंगी, अभी आपको मैं बताऊंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बार हम देख लेते हैं, तो मीनिंग आपको क्लियर है। CRR इज द परसेंटेज of money which the bank has to be kept with central bank in the form of cash। यहाँ पे क्या करना होता है? कैश या कैश इक्विवेलेंस जैसे कि गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्सेट्रा। इफेक्ट क्या है? कंट्रोल्स द एक्सेस मनी फ्लो इन द इकनॉमी। इस जो मेन मोटिव है ना उसका ये है। और यहाँ पे क्या है? हेल्प्स इन मीटिंग आउट द अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ एनी डिपॉजिटर्स बाय सेलिंग द बॉन्ड्स। एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड करती हूँ, वो ये है कि यहाँ पे ये RBI एक्ट जो मैं आपको बता चुकी हूँ, RBI एक्ट हो गया द्वारा कंट्रोल या मेंशन्ड है, और यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एक पॉइंट और है कि CRR पे कभी भी बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिलता है। RBI जब कोई भी कमर्शियल बैंक डिपॉजिट कराती है CRR, उस पर नो इंटरेस्ट इज़ गिवन। लेकिन इन द केस ऑफ SLR यहाँ पे बैंक्स को इंटरेस्ट मिलता है। कैसे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट आ गया, और कैश और मेंटेन करने पे भी
बैंक्स को इंटरेस्ट मिलता है। और मेंटेन कहाँ करना है? सेंट्रल बैंक के साथ। यहाँ पे बैंक खुद अपने पास रेगुलेट्स लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, और SLR से क्या देखते हैं? क्रेडिट ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो ये हो गए मेजर डिफरेंसेस। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, भले ही वीडियो को बंद करके या बीच में पॉज करके रिवाइज करना पड़े तो करिए। ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको गलती गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ही गलत बात हो जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमी के हर पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मिस्टेक। आप अफोर्ड नहीं कर सकते इन टॉपिक्स पे मिस्टेक कमिट करना। तो फ्रेंड्स प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो ख़त्म होने के बाद फिर से रिवाइज़ करिए। एक बार समझ नहीं आता तो दूसरी बार करिए, जबकि ऐसा कुछ टेक्निकल था नहीं कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।